Hi everyone, welcome back to the Twin Bros channel. So this is your second video for Economics CUET. तो ये दो चैप्टर्स आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इन्हीं के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे. So let's start with some basic MCQs first. So question number one. The utility derived from the first unit of commodity is known as initial utility, subsequent utility, total utility or none of the above. तो अगर हम कीवर्ड यहाँ नोटिस करें तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी. तो करेक्ट आंसर वुड बी इनिशियल यूटिलिटी. जो यूटिलिटी हमें फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मिली है उसे इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट, according to the law of diminishing marginal utility, DMU stands for diminishing marginal utility, satisfaction from consumption of each successive unit increases, decreases, remains constant और none. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे ना तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहाँ पे आपको ग्राफ का शिफ्ट बताना पड़ सकता है या फिर आपको ये बताना पड़ सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है. तो इसमें हमें इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है. तो अगर हम सपोज मैंने एक आइसक्रीम खाई उससे मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली. मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन को एक टर्म वैल्यू दे दी 20 यूटिल्स. नेक्स्ट आइसक्रीम खाई, मुझे 15 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली. उतनी तो नहीं मिलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक आइसक्रीम खा चुकी हूँ. 20 15. नेक्स्ट आइसक्रीम आइसक्रीम नंबर 3, 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली. तो क्या होते जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं एक ही चीज के तो उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कम होती जाती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती. इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सो योर करेक्ट आंसर हियर वुड बी decreases. The satisfaction from consumption of each unit decreases. Next question. TU. TU stands for total utility is maximum when marginal utility is जब हम एक यूनिट्स की कंजम्पशन से होता है ना 20 15 10 10, जो वो एक जीरो पॉइंट पे आ जाता है कि मतलब अब हमें ये आइसक्रीम कंज्यूम करने से और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है. तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी मैक्सिमम व्हेन MU इज जीरो. नेक्स्ट, which of the following statements is incorrect? Total utility is minimum at the point of satiety. Now one thing to understand here is that point of satiety क्या होता है. Point of satiety मतलब point of satisfaction या point of saturation जहाँ पे मैं as a consumer एकदम satisfied हूँ. ठीक है. So total utility is minimum at the point of satiety. That is your option A. Marginal utility is zero at the point of satiety. MU curve is downward sloping. TU curve falls after the point of satiety. तो हम एक एक करके एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे फिर से ताकि पता चल पाए कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन बी देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. मैंने अभी बताया कि जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू जीरो होता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. टोटल यूटिलिटी इज मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम होता है. अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर एमयू पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे जीरो है तो टीयू वहां पे मैक्सिमम होगा, मतलब एक पीक रीच कर गए होंगे हम टोटल यूटिलिटी डिराइव करने की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. तो करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया लेकिन हम फिर भी बाकी दोनों ऑप्शंस कंसिडर करेंगे जस्ट टू बी सेफ. एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आप डीएमयू का लॉ भी पढ़ सकते हैं कि एमयू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है. एंड टीयू कर्व फॉल्स आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. तो ये भी सही है कि एक बार आप पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन रीच कर गए उस यूनिट की और कंजम्पशन करने से जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है वो फॉल करेगी. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए, व्हिच इज टोटल यूटिलिटी इज मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a characteristic of utility? Utility मतलब सपोज एक कमोडिटी को यूज करके मुझे कैसा लगता है कि मेरे को उसे कंज्यूम करके बहुत अच्छा लगता है या फिर यूटिलिटी जो मैं डिराइव करती हूँ वो कम डिराइव करती हूँ. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है नेचर में. यूटिलिटी हर इंसान के लिए अलग होता है. आज मुझे आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लगता है बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि सामने वाले को भी आइसक्रीम खा के उतनी ही खुशी मिलती हो जितनी मुझे मिलती है. सो यूटिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव इन दिस मैटर. सो कौन सा इनमें से यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डज नॉट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी इट डज नॉट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि इट डज डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक पॉइंट पे आपको कोई चीज अच्छी लग सकती है लेकिन दूसरे पॉइंट पे वो चीज आपको नहीं अच्छी लग सकती. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
Now we'll move on to some assertion reasoning questions. So question number 1. Again, there's 4 options like you've seen in the previous video. So we'll kind of use the same tricks to solve them again. So assertion, marginal utility is a downward sloping curve. Correct? अभी हमने discuss किया. Reason, law of diminishing marginal utility states that as the consumer increases his consumption of a particular commodity, marginal utility continuously decreases. So in this case, the assertion which states that the marginal utility is a downward sloping curve is being justified or the reason is correct. कि हाँ ऐसा होता है क्योंकि DMU diminishing marginal utility का law ऐसा कहता है. So the correct answer here would be both A and R are true and R is the correct explanation for A. Assertion, total utility increases after the point of satiety. Reason, marginal utility becomes negative after the point of satiety. So total utility increases after the point of satiety is wrong. अभी हमने डिस्कस किया कि जब पॉइंट ऑफ satiety पे टोटल यूटिलिटी अपनी पीक अचीव कर लेता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद it starts falling. So here our assertion is false, and seeing the reason, we can see the reason is correct because after the point of satiety, when mu is 0 at the point of satiety, it starts becoming negative in nature. So answer is A is false, but R is true. Next question. Assertion. Utility differs from place to place, person to person, etc. Reason being that utility is subjective in nature. अब दोनों स्टेटमेंट सही है. हमने अभी अभी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था. अब इन दोनों को कनेक्ट करें तो ऐसे लगेगा ये. Utility differs from place to place, person to person, because utility is subjective in nature. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू भी है, कनेक्शन पे लॉजिक भी बना रही है. सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए. Both A and R are true, and R is the correct explanation for A. The consumer is said to be in equilibrium when mu in terms of money is equal to the price paid for it. So, a consumer इक्विलिब्रियम में होता है जब वो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट की कंजम्पशन से डराइव हो रही होती है, वो उसने उसके लिए जितने पैसे दिए होते हैं उसके इक्वल होता है. सपोज मैंने एक मूवी देखी, उसके लिए आई पेड 250 फॉर अ टिकट. तो अब मैं मूवी देखने के बाद अगर मैं ये बोलूं कि हाँ आज तो मुझे ये मूवी अच्छी लगी, मैंने जो 200 रुपीज पे किए उसको मेरे को 250 रुपीज पे किए, वो दे मुझे होता नहीं है वी से दैट ये 250 तो अच्छे से यूज हो गए, वेस्ट नहीं हुए. इस केस में हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं जब हम देखते हैं कि उस पूरी सिचुएशन में जो भी हमने यूटिलिटी डिराइव की है वो उस चीज से इक्वल है जितने हमने उस चीज के लिए पैसे पे किए. So marginal utility becomes zero at the point of satiety. Reason भी सही है, assertion भी सही है, but there seems to be no connection between them. Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. Assertion. Initially, utility increases at a diminishing rate. Reason, marginal utility initially diminishes but remains positive. तो total utility का देखेंगे ना, वो बढ़ती तो रहती है. देखिए जैसे 10 से 16 हो गया, 16 से 20 हो गया, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है. पहले 6 यूटिल्स बढ़े, फिर 4 यूटिल्स बढ़े, फिर 2 यूटिल्स बढ़े, तो एक डिमिनिशिंग रेट फॉलो होता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है. रीजन, मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली डिमिनिशेस बट रिमेन्स पॉजिटिव. जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर सक्सेसिव यूनिट से मिलती रहती है, वो भी कम होती रहती है क्योंकि ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितना हमें पहले यूनिट कंज्यूम करके मिली थी, लेकिन जो उसका नेचर है वो पॉजिटिव ही रहता है. So the correct answer is both A and R are true, and R is the correct explanation for A. So assertion reason, mu curve remains above x-axis when mu is positive. We just saw that mu curve पॉजिटिव रहता है जब उसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ सटाइटी पे 0 होती है और उससे पहले भी वो पॉजिटिव ही रहता है. Reason, the TU curve continuously falls as the consumption increases after the point of satiety. ये भी हमने देखा कि TU curve fall करता है after the point of satiety. So both A and R are correct, but there is no connection. So R is not the correct explanation for A. Next assertion reason. According to cardinal utility approach, a consumer's satisfaction is not measured in numerical terms. Reason, ordinal utility approach measures the consumer's equilibrium as per ranking on the basis of their preference. So दो तरह की approaches होती हैं, cardinal utility approach and ordinal utility approach. Cardinal utility approach हमारी सारी consumers के जो satisfaction होता है उसको numerical terms में measure करती है. तो इससे हमें पता चला कि हमारा assertion incorrect है. An ordinal utility approach रैंक्स देती है हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ.
So correct answer would be A is false but R is true. Assertion at the point of satiety mu is 0. हमने देखा अभी कि satisfaction level का जो point होता है उस पे marginal utility 0 होती है. Reason after the point of satiety mu is negative. ये भी हमने देखा कि point of satiety के बाद marginal utility negative की तरफ चले जाता है. So the answer would be both A and R are true, but R is incorrect explanation for A. Next question. Cardinal utility approach measures the utility in numerical terms. We just understood this concept, तो ये assertion correct हो गया. Reason marginal utility in terms of money measures the satisfactions in numerical terms. अभी जैसे मैंने आपको मूवी वाला एग्जांपल दिया तो ये वही बात कह रहे हैं. So जो mu of x होता है मतलब marginal utility derived from the commodity x suppose, so which is equal to the price paid for that particular commodity. तो हम उसे money के basis पे एक तरह से measure करते हैं. So in this case both A and R are true and R is the correct explanation for A. Assertion. Law of equimarginal utility is applicable in case of consumers equilibrium in case of two commodity cases. Equimarginal utility वो होता है जिसमें कंज्यूमर जो कमोडिटी परचेज करता है उसको मनी के बेसिस पे डिविजन करता है कि मैंने इतने पैसे दिए तो क्या मेरे को उतनी सेटिस्फैक्शन मिली या नहीं मिली, और ये दो कमोडिटीज में डिवाइडेड होता है. रीजन यूटिलिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. अभी हमने बताया कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So utility is subjective in nature, which makes the reason wrong. So our answer would be A is true, but R is false. Next question. Assertion. When consumption is increased beyond the point of satiety, TU starts falling. Correct. Reason. TU is minimum at the point of satiety. Now our assertion here is correct as the TU starts falling after the point of satisfaction or point of saturation. But TU is maximum at the point of satiety. It's not minimum. So this makes our reason false. And the correct answer is A is true but R is false. According to ordinal utility approach, utility can be measured in numerical terms. Reason, utility can be measured in terms of money. So our assertion is very clearly wrong here because we just discussed that according to the ordinal utility approach, utility can be measured in rank format, not in numerical terms. Numerical terms में कौन सी kind of utility measure होती है? Cardinal utility. And reason एकदम सही है कि utility हम लोग money के terms में भी measure कर सकते हैं. So A is false but R is true is your correct answer over here. Hold the law of diminishing marginal utility true. The consumption of commodity should be continuous. Next, reason. Because gap between two successive units may increase the marginal utility or it remains constant. तो यहाँ मैंने because लगा दिया तो आपको समझ आ गया कि दोनों statements का connection true है. अब इसका मतलब क्या होता है? अब डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक आइसक्रीम आज सुबह खाऊं और दूसरी आइसक्रीम शाम को खाऊं तो मुझे दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखेगा. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो भी दो यूनिट्स या उससे ज्यादा यूनिट्स ऑफ कंज्यूम कर रहे हैं देयर शुड बी नो गैप बिटवीन देम, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए. So both assertion and reason are true and R is the correct explanation for A. So now we'll move on to demand and elasticity of demand. So the first question, there is a dash relationship between price of substitute goods and demand for a given commodity. Substitute goods क्या होते हैं? जो एक की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे कि टी या कॉफी. टी या कॉफी हो गया, माजा, फ्रूटी, पेप्सी एंड कोक, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं. तो कैसा रिलेशनशिप होता है डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में? सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर कोक इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई तो लोग कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price of substitute goods and demand for a given commodity. Now, if the price of sugar increases, then the demands for sweet increases. This is an example of substitute goods, complementary goods, market goods, or none of the above. So, in case sugar का price increase हो रहा है, तो sweets की demand क्यों कम होगी? ये गुड्स एक जॉइंट डिमांड में वर्क करते हैं, मतलब इनकी डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप होता है. स्वीट शुगर के बिना नहीं बन सकती, तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो स्वीट की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि स्वीट महंगी हो जाएगी, क्योंकि शुगर उसमें डलेगा जो महंगा होगा, तो स्वीट की डिमांड कम हो जाएगी. अगर शुगर महंगा हो गया तो स्वीट की डिमांड कम होगी. क्यों? क्योंकि स्वीट्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा.
So this is an example of complementary goods. You know, pen and ink, sweets and sugar, all of these are complementary goods, means they are made to work together. Expansion in demand leads to an upward movement in demand curve, downward movement in demand curve, no movement along the demand curve. So expansion in demand matlab increase in demand due to a change in the price of the given commodity. Now, in case the price of a commodity increases or decreases, there are two kinds of shifts which take place along the demand curve, either an upward shift or a downward shift. तो जब डिमांड बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया डिमांड का, तो देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। और एक्सपेंशन इन डिमांड जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यू नीड टू रिमेंबर कि ये सिर्फ प्राइस में चेंज की वजह से होता है। Increase in the income of the consumer leads to an increase in demand, decrease in demand, no change in demand, none of the above. तो अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा कमोडिटीज खरीदेगा, वेरी सिंपल। तो इनकम और डिमांड में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो द आंसर वुड बी इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the change in climatic conditions from cold to hot increases the demand for sugarcane juice. This is an example of dash movement in the demand curve. ये जो चेंज आया है डिमांड कर्व में, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से नहीं आया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ने इसे नहीं इन्फ्लुएंस किया, ये अदर फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जब अदर फैक्टर्स रोल प्ले करने लग जाते हैं डिमांड कर्व में, तो या तो शिफ्ट राइटवर्ड होता है या लेफ्टवर्ड होता है। तो इस केस में जब शुगर के जूस की डिमांड बढ़ गई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से, तो एक राइटवर्ड शिफ्ट हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो राइट लेफ्ट upward downward, you need to be very clear with these changes in the demand curve. Next question, which of the following is an example of substitute goods? Substitute goods मैंने जैसे बताया कि एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। टी एंड शुगर, माजा एंड फ्रूटी, चपाती एंड फ्लावर, पेन एंड इंक। तो द करेक्ट आंसर इज माजा एंड फ्रूटी, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। Next question. So if the consumer becomes aware of the ill effects of chemical made food products, then the demand for such products will increase, decrease, no change, none of the above. So very simple, अगर पता चल गया कि फूड को कुछ प्रेजर्वेटिव्स या केमिकल से बनाया जा रहा है which is unhealthy, तो obviously the demand will decrease. Decrease in the price of complementary goods leads to a dash in the demand curve. तो complementary goods क्या होते हैं? Which are made to work together, like tea and sugar. Sugar के बिना टी थोड़ी incomplete होती है। So the answer would be rightward shift. या तो rightward shift हो सकता है या leftward shift हो सकता है। तो अगर complementary goods का price decrease हो गया तो उसकी demand बढ़ जाएगी और rightward shift आ जाएगा demand curve में। Now this is a very important question. All except for one of the following are assumed to remain constant while drawing the individual demand curve for the commodity. Very carefully. Price of the given commodity, quality of the given commodity, type of the given commodity. तो चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं, which is the price of the given commodity, and you need to know this question as it is very important. So the answer here would be price of the given commodity. Next question. If price of commodity X increases, which leads to a fall in the demand of commodity Y, then commodities X and Y are substitute goods, complementary goods, normal goods और none of the above. अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइप के गुड्स होते हैं जिनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। सो द आंसर वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. So find out the elasticity of demand of a commodity which a person is habitual. So elasticity of demand एक habitual item की, now suppose कोई smoking से habitual है, तो इनकेस सिगरेट्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, द पर्सन इज हैबिचुअल, तो वो उस कमोडिटी को सिगरेट्स को परचेज करेगा ही करेगा। सो इन दिस केस द डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हैबिचुअल आइटम्स कुछ ऐसी ही होती है, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. If a commodity has a large number of substitutes, then it will have what kind of a demand? एक commodity के बहुत substitutes है, पेप्सी की जगह कोक अवेलेबल है मार्केट में, माजा की जगह फ्रूटी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक होगी कि अगर हल्का सा भी सपोज कोक के प्राइस में चेंज आ गया तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, हाईली इलास्टिक डिमांड। What is the degree of perfectly elastic demand? So the degree of perfectly elastic demand is infinity. How?
क्योंकि हल्का सा भी अगर प्राइस में चेंज आया उस प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इन्फिनिटी उस डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। So that was all for this video. With this we've completed the microeconomics portion that will be coming in your exam, and from next video onwards we'll be starting with macroeconomics. So please do like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.